हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसिटाइल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर के बारे में। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि एसिटाइल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर दो तरीके का होता है। एक तो होता है रिवर्सिबल, जिसके अंदर हमने बात की फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पाइरिडोस्टिग्मिन, एड्रोफोनियम के बारे में, और दूसरा होता है इरिवर्सिबल, जो कि आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है इरिवर्सिबल एसिटाइल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स। ठीक है, मेजरली इसके अंदर दो चीजें हम पढ़ते हैं, एक होता है हमारा ऑर्गेनोफॉस्फेट, एक होता है हमारा कार्बामेट्स। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट्स एसिटाइल कोलिनेस्टरेज को इरिवर्सिबली इनहिबिट करते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स जैसे कि मेलाथायोन और पैराथायोन ये मेजरली होती हैं। ठीक है, कुछ नरोग एसिड होती हैं जो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की तरह काम करती है, जैसे कि टेबून, सेरिन और डीएफपी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे ऑर्गेनोफॉस्फेट। कार्बामेट्स के अंदर एग्जाम्पल है कार्बारिल। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट्स एसिटाइल कोलिनेस्टरेज को परमानेंटली इनहिबिट करने का काम करते हैं। वैसे तो इनका कोई क्लिनिकल यूज नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि ये इस्तेमाल कहाँ किए जाते हैं, तो ये मिलते हैं हमारे इंसेक्टिसाइड्स के अंदर। ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट्स इंसेक्टिसाइड के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। आपने मच्छर मारने के लिए स्प्रे लिया होगा दुकान से, या फिर आपने कॉकरोच मारने के लिए स्प्रे लिया होगा, तो वो क्या है, इंसेक्टिसाइडल स्प्रे है, तो उनके अंदर कार्बामेट्स और ऑर्गेनोफॉस्फेट्स होते हैं। ठीक है, मेजरली जो इंसेक्टिसाइडल स्प्रे होता है वो खेतों में इस्तेमाल किया जाता है किसान के द्वारा। ठीक है, तो इंसेक्टिसाइड्स के अंदर ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, ये दोनों के दोनों हाईली लिपिड सोल्यूबल होते हैं। क्या होते हैं? हाईली लिपिड सोल्यूबल होते हैं। इसका क्या मतलब है? अगर मैं ऑर्गेनोफॉस्फेट या फिर कार्बेट को अपनी स्किन के ऊपर लगा लेता हूं और इसको छोड़ देता हूं, तो ये धीरे धीरे मेरी स्किन की मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ब्लड के अंदर एंटर कर जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हाईली लिपिड सोल्यूबल है। ठीक है, मेरी जो स्किन की मेम्ब्रेन है या हमारी जो स्किन की मेम्ब्रेन है वो लिपिड से ही बनी हुई है, इसलिए हाईली लिपिड सोल्यूबल होने की वजह से ये इजीली मेरी स्किन की मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं और ब्लड में एंटर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको पढ़ेंगे कैसे? जब इसका कोई क्लिनिकल यूज नहीं है तो पढ़ेंगे कहाँ? अब मैंने आपको बताया ये मिलते हैं इंसेक्टिसाइड्स के अंदर, मोस्टली खेतों के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इनकी पॉइजनिंग हो सकती है, तो पॉइजनिंग हमको इनकी पढ़नी है। ठीक है, जैसे कि किसी ने इसको निगल लिया है, जैसे इंसेक्टिसाइडल स्प्रे आता है, किसी ने इसको निगल लिया है, ठीक है, बाई चांस किसी ने निगल लिया है या जानबूझकर निगल लिया है। या फिर एक एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि ये कोई एक किसान है, उसने अपने खेतों के अंदर स्प्रे किया और वो 4 से 5 दिन तक नहाया नहीं। अब 4 से 5 दिन तक नहाया नहीं तो जो इंसेक्टिसाइडल स्प्रे है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं जिसके अंदर कार्बामेट्स और ऑर्गेनोफॉस्फेट हैं वो इसकी स्किन पर होंगे, किसान की स्किन पर होंगे। अगर वो 4 से 5 दिन तक नहीं नहाया तो आपको पता है कि ये हाईली लिपिड सोल्यूबल है, ये अपनी स्किन को क्रॉस कर सकता है। तो 4 से 5 दिन में ये इजीली अपनी स्किन को क्रॉस करेगा और ब्लड के अंदर एंटर कर जाएगा। सफिशिएंट अमाउंट अगर ब्लड के अंदर एंटर हो गया तो वहां पे ये एसिटाइल कोलिनेस्टरेज को परमानेंटली इनहिबिट कर देगा। अगर ये एंजाइम परमानेंटली इनहिबिट हो गया तो क्या होगा? एसिटाइल कोलिन का मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा। मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा तो एसिटाइल कोलिन का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। राइट, तो हमें पढ़नी है इनकी पॉइजनिंग। ठीक है, तो ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट्स की पॉइजनिंग होने से एसिटाइल कोलिन का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है। एसिटाइल कोलिन फिर मस्करिन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है। मस्करिन कौन से? M1 को, M2 को, M3 को। ठीक है, मैंने इसको निमोनिक बताया था कहाँ कहाँ है। ये होते हैं खाओ पियो दिल लगाओ बाकी सब काम बाद में। M1 स्टमक में होता है, M2 हार्ट में होता है, बाकी सारी जगह M3 प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इनकी पॉइजनिंग होने से एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ा, M1, M2, M3 स्टिमुलेट हुए। M1 के स्टिमुलेट होने से क्या होगा? M1 स्टिमुलेट हुआ तो गैस्ट्रिक एसिड का सीक्रेशन बढ़ गया। M2 स्टिमुलेट हुआ तो हार्ट रेट कम हो गई, जिसको हम ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। ठीक है, बीपी कम हो गया।
M3 स्टुमुलेट हुआ, अगर प्यूपिल के अंदर M3 स्टुमुलेट है तो जो मियोसिस होने लगेगा, यानी कि प्यूपिल का जो साइज है, जो डायमीटर है वो कम होने लगेगा, ठीक है। और इतना कम हो जाएगा कि जो प्यूपिल है वो एक पॉइंट जैसा हो जाएगा, तो पॉइंट जितना रह जाएगा हमारा प्यूपिल, तो इसको बोलते हैं पिन पॉइंट प्यूपिल। अगर M3 प्यूपिल के अंदर स्टुमुलेट हुआ तो पिन पॉइंट प्यूपिल हो जाएगा, राइट। सिक्रेशंस बढ़ने लगेंगे, ब्रोंकाई के अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा और यूरिनेशन होने लगेगा, ठीक है। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट्स की पॉइजनिंग से ये सारे के सारे सिम्टम्स हमारी बॉडी में होने लगेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो M1, M2, M3 है वो हमारा ब्रेन में भी प्रेजेंट है। अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा ब्रेन के अंदर स्टिमुलेट हुए तो आदमी कोमा में भी जा सकता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो प्रॉब्लम क्या है? ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट्स की पॉइजनिंग में प्रॉब्लम है ये 3 रिसेप्टर का स्टिमुलेशन। तो हमें ऐसी दवाई देनी पड़ेगी जो इन 3 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर सके, और ऐसी दवाई हमने पिछली 2 क्लास के अंदर डिस्कस की, 2 बार डिस्कस की। वो है एट्रोपिन, जो केवल मस्करेनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। और मस्करेनिक किसको? तीनों को, M1 को, M2 को, M3 को। तो एट्रोपिन देने से क्या होगा? M1 ब्लॉक हो जाएगा, M2 ब्लॉक हो जाएगा, M3 ब्लॉक हो जाएगा, और जो ये सिम्टम्स हैं ये रिवर्स हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट्स की पॉइजनिंग में एट्रोपिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है। तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर कि बताइए ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट्स की पॉइजनिंग में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए एट्रोपिन। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। तो पहली इंफॉर्मेशन हमारी हो गई ये वाली, ये आपको याद होनी चाहिए। जो अभी मैंने सारी चीज बताई ये कॉन्सेप्ट था, बेसिकली पूछा आपसे ये जाएगा, राइट। अब आगे देखिए क्या है। अब एट्रोपिन तो देंगे, और एट्रोपिन तो ड्रग ऑफ चॉइस है इन दोनों की पॉइजनिंग में, लेकिन क्वेश्चन ये है कि एट्रोपिन कब तक देंगे। देखिए एट्रोपिन हम देंगे IV, पहला तो IV देंगे, ठीक है, IV इंजेक्शन दिया जाएगा। दूसरा कब तक देंगे, तो हमें नहीं पता कि जो पेशेंट है वो ऑर्गेनोफॉस्फेट या फिर जो कार्बामेट है वो कितना खा के आया है, कितना इंसेक्टिसाइडल स्प्रे पी के आया है, नहीं पता है डॉक्टर को। इसलिए हर 5 मिनट पर एट्रोपिन दिया जाता है, ठीक है, हर 5 मिनट पर एट्रोपिन दिया जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कब तक दिया जाएगा। एट्रोपिन हर 5 मिनट पर एट्रोपिन दिया जाएगा, और सिम्टम्स को चेक किया जाएगा कि ये वाले सिम्टम्स रिवर्स हुए कि नहीं, और इनमें से कौन से सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है। पहला सिम्टम्स है पिन पॉइंट प्यूपिल का। एट्रोपिन देने के बाद ये जो प्यूपिल है अगर ये नॉर्मल साइज हो गया, अगर ये डायलेट हो गया, तो पहला तो ये चीज़ ये दिखेगी कि प्यूपिल डायलेट हो जाएगा। दूसरा जो सिक्रेशंस है वो कम हो जाएंगे, क्योंकि सिक्रेशंस यहाँ पर बढ़े हुए थे, कम हो जाएंगे। तीसरा जो हार्ट रेट है वो बढ़ने लगेगी। हम ये मेजरली ये सिम्टम्स देखते हैं। जब ये सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं तो हम एट्रोपिन देना बंद कर देते हैं, और इसको बोलते हैं साइन ऑफ एट्रोपिनाइजेशन, यानी कि जो अब आदमी है वो खतरे से बाहर है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट्स की पॉइजनिंग में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, एट्रोपिन है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और एट्रोपिन IV दिया जाता है, हर 5 मिनट पर दिया जाता है, और साइन ऑफ एट्रोपिनाइजेशन ये हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताइए जो पिन पॉइंट प्यूपिल है वो किस पॉइजनिंग में होता है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उनमें से एक ऑप्शन होगा ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग में, या फिर कार्बामेट की पॉइजनिंग में, या फिर कंबाइन करके दे दिया जाएगा कि ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट्स की पॉइजनिंग में। तो आपको याद रखना है पिन पॉइंट प्यूपिल ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट्स की पॉइजनिंग में होता है, ठीक है। केवल ये यहाँ नहीं होता, 3 तरीके की और पॉइजनिंग है जहां पे पिन पॉइंट प्यूपिल होता है। वो कौन कौन सी है? पहली है फिनोल की पॉइजनिंग हो जाए, वहां भी जो प्यूपिल है वो पिन पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम कार्बोलिक एसिड की पॉइजनिंग बोल सकते हैं। या तो आप कह सकते हो फिनेल पॉइजनिंग, या फिर कह सकते हो कार्बोलिक एसिड पॉइजनिंग, ठीक है। देखिए पहला तो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, दूसरा कार्बामेट पॉइजनिंग, तीसरा फिनोल या फिर कार्बोलिक एसिड पॉइजनिंग, फोर्थ आएगा पोंटाइन हेमरेज, और फिफ्थ आएगा ओपोइड पॉइजनिंग। तो इन 5 कंडीशंस के अंदर जो प्यूपिल है वो पिन पॉइंट हो सकता है, ठीक है। तो इन 5 कंडीशन के अंदर पिन पॉइंट प्यूपिल देखने को मिलता है,
राइट। वैसे ये पूछा नहीं जाता है, फिर भी आपको याद करना है, कर सकते हो। हाई लेवल के जो एग्जाम्स हैं उनमें पूछा जा सकता है, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली इंफॉर्मेशन होगी। ओके, तो ये तो हो गया हमारा ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट्स की पॉइजनिंग के बारे में। अब नेक्स्ट एक टॉपिक है छोटा सा, वो है एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज रीएक्टिवेटर। नाम से पता लग रहा है जो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिट है उसको क्या कर देगा, रीएक्टिवेट कर देगा। और इसके अंदर क्या आएगा, एग्जाम्पल आएगा इसके अंदर ऑक्साइम्स। तो ऑक्साइम्स क्या करते हैं, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज रीएक्टिवेटर होते हैं, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज को रीएक्टिवेट कर देते हैं जो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिट हुआ था परमानेंटली। ठीक है, तो ऑक्साइम्स में क्या क्या, कौन से ऑक्साइम, पहला प्रालिडोक्सामाइन जिसको हम पैम नाम से भी जानते हैं, दूसरा डाई एसिटाइल मोनोक्साइम जिसको डैम नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात आ गई, एट्रोपिन ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में भी ड्रग ऑफ चॉइस है और कार्बामेट की पॉइजनिंग में भी ड्रग ऑफ चॉइस है, दोनों में ड्रग ऑफ चॉइस है। लेकिन जो ऑक्साइम है वो केवल से केवल ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में यूज होता है, लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है। ड्रग ऑफ चॉइस तो ये रहेगा, लेकिन जो ये ऑक्साइम्स है ना, ये जो ऑक्साइम्स हैं ये ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में यूज होगा, कार्बामेट की पॉइजनिंग में यूज नहीं होगा। तो पहला पॉइंट क्या है कि जो ऑक्साइम्स होते हैं वो ओनली ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में यूज होते हैं, कार्बामेट पॉइजनिंग में यूज नहीं होते हैं। दूसरा पॉइंट, ऑक्साइम्स ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में यूज होते हैं बट ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है। ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी, एट्रोपिन। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज रीएक्टिवेटर। एक और खास बात, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि प्रालिडोक्सामाइन और डाईएसिटिल मोनोएक्साइम इनमें से दोनों में से कौन सा ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है और कौन सा नहीं करता है। ठीक है, तो यहां से आपको याद रखना है कि जो ये डाईएसिटाइल वाला है ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है और ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता है। ठीक है, ये केवल ब्रेन के बाहर काम करता है, ये ब्रेन के बाहर भी काम करता और ब्रेन में भी एंटर होता है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके। अब क्वेश्चन आता है कि याद कैसे करोगे, तो एक छोटी सी ट्रिक है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहां लिखा हुआ है डाई, डाई का मतलब दो का मतलब दो जगह काम करेगा, ब्रेन में भी जाएगा और ब्रेन के बाहर भी रुकेगा। ठीक है, तो डाईएसिटाइल मोनोएक्साइम ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा और ब्रेन के बाहर पेरिफेरी में भी काम करेगा। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। और दूसरा क्या है, प्रालिडोक्सामाइन। ठीक है, ये दो जगह काम करेगा तो ये एक जगह याद रख लो। ठीक है, तो इस तरीके से छोटी सी ट्रिक है, आपको याद करनी, याद कर सकते हो इस तरीके से, नहीं तो कोई भी अपना छोटा सा लॉजिक बनाकर याद कर सकते हो। तो बेसिकली ये ब्लड ब्रेन क्रॉस करेगा, ये क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसके अंदर हमने बात की एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर के बारे में, इरिवर्सिबल के बारे में, रिवर्सिबल के बारे में हम बात कर चुके हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है। इसी के साथ साथ एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। टॉपिक का नाम है सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स। तो सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स आज खत्म हो गई। नेक्स्ट वीडियो से सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स स्टार्ट हो जाएंगी जिसको हम एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स भी बोलते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।